हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे मनी सप्लाईज एंड इन्फ्लेशन पे। ये हमारा जो है टॉपिक, ये हमारा यूनिट 3 है एबीएम के सीआईबी के मॉड्यूल ए का। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है द टर्म मनी सप्लाई रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, अब यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है वो ये हो रही है कि हमारा जो ये सब दे रखा है ये किससे रिलेट कर रहा है, कि क्या चीज़, जो मनी सप्लाई है, ये जो आपका है ना मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई जो होता है वो क्या चीज़ है, किस चीज़ से रिलेट करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, द मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, द मनी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक डिपॉजिट्स, द मनी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक डिमांड डिपॉजिट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका द मनी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक डिपॉजिट्स प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। देखिए, हमें पता है कि मनी सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि मनी की जैसे जो एक आपका जो इसका ऑप्शन है ना, देखिए डायरेक्ट है तो इसमें मैं कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, ए है। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन ए है, ए वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, इस मनी सप्लाई की यहाँ जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि एक इकोनॉमी में कैसे मनी सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन है। सेकंड हमारा देखते हैं नैरो मनी। नैरो मनी किसे कहते हैं? देखिए, जब मैंने आपको मनी के टाइप्स पढ़ाए थे तो मैंने M1 M2 M3 M4 करके आपको टाइप्स पढ़ाए थे। कहीं कहीं उस पर M0 M1 M2 M3 भी लिखते हैं। ठीक है, तो नैरो मनी क्या होता है, जो हमने सबसे फर्स्ट टाइप देखा था M1 वाला, वो नैरो मनी का था। उसमें क्या होता है आपका, देखिए आपको पता है इसमें एक चीज़ गलत है इस क्वेश्चन पे, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ क्योंकि वो उस टाइम गलती से ऐसे हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आएगा ना, यहाँ पे आएगा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, ये थोड़ा सा ये प्रिंटिंग में हो गया, टाइप करते टाइम गलती से सेम लिख गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो नैरो मनी आपका क्या होता है, ये वाला जो है ना बी वाला, यही तो है M1 ना। तो नैरो मनी आपका क्या होता है, नैरो मनी आपका होता है करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक डिमांड डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। देखिए, एक सिंपल टर्म्स में अगर हम नैरो मनी डिफाइन करेंगे, नैरो मनी क्या होता है, जो फिजिकल आपके पास वैल्यूज होती है। ठीक है, मीन्स फिजिकल है आपके पास, अभी आप ही के पास है। देखिए, करेंसी विद पब्लिक ये तो हमारे पास फिजिकल है ही। बैंक डिमांड डिपॉजिट्स क्या हुआ, ये देखिए आपका जो डिमांड पे आपको मिल जाएगा, जब आपको चाहिए तब इसकी करेंसी मिल जाएगी। डिपॉजिट्स आरबीआई के साथ है, ये भी आपको कभी भी मिल सकता है। तो ये नैरो मनी आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रॉड मनी। देखिए, ब्रॉड मनी जो होता है ये आपका नैरो मनी तो इंक्लूड करता ही है, साथ में क्या होता है कि जैसे नैरो मनी का होता है कि फिजिकली आपके पास उसका प्रूफ है या वो कैश में है, और ब्रॉड मनी ये होता है कि आप जब चाहे उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने जिस पर्पस के लिए आपको चाहिए उसमें आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा ना वो आपका आएगा सी वाला, जो इतने सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो आपका सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सी कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो है करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, ये आपका जो होता है ना ये M3 होता है हमारा, M3 बोल लो या M2 बोल सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ रहती है। आपका ब्रॉड मनी में ना पोस्ट ऑफिस वाला भी रहेगा, ये वाला, सॉरी मैंने थर्ड बोल दिया था, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। मतलब ब्रॉड मनी क्या होता है आपका, M1 भी होता है प्लस M2 वाला भी होता है प्लस M3 वाला भी होता है, मतलब इसके अंदर सब कुछ आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं तो हमारा M3 रहेगा, क्योंकि हम इसको पोस्ट ऑफिस वाले को भी फिजिकली जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बैंक टर्म डिपॉजिट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और बैंक डिमांड डिपॉजिट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है रहता है ना, कभी कभी पोस्ट ऑफिस वाले पे रहता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस वाले कौन से उस कैटेगरी में खुलवाया गया है, क्योंकि अगर वो फिजिकल जल्दी से कन्वर्ट होता है और मेच्योरिटी रहता है तो फिर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, वो आपको दे रखा होगा उस हिसाब से होगा। फिर आपको होता है डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स दैट आर पेड ऑन डिमांड। ठीक है, पेड ऑन मेच्योरिटी, आर वेरी लिक्विड एंड आर लेस। ठीक है, तो ये हमारा जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है वो क्या होता है, डिमांड पे डिपॉजिट, मतलब डिमांड पे है, मतलब जब भी आप डिमांड करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस चीज है, उसमें आपका क्या हो गया, एक तो पेड ऑन डिमांड, ये लाइन तो क्लियर ही हो रही है, इसमें तो कोई मतलब दो राय है ही नहीं, है ना। ये जो है आपका पेड ऑन डिमांड, ये वाला वन वाला, ये तो आपका क्लियर ही है ना।
अब इसके बाद आपका जो सेकंड आता है पेड ऑन डिमांड हो गया क्लियर। फिर सेकंड आता है कि आर वेरी लिक्विड और आर लेस लिक्विड, ठीक है। तो आपका क्या होगा हमारा इसमें होगा, अब देखिए ऑब्वियस सी चीज है, अगर अगर कोई आपके पास मान लीजिए ये आपका डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, इसको आप बैंक के पास लेके गए, अगर हम बैंक के टर्म से मान रहे हैं, बैंक के पास लेके गए, आपने कहा मुझे ये पैसा चाहिए, उसने डिमांड पे आपको ये पे कर दिया, तो क्या हो गया, तुरंत आपको लिक्विडिटी मिल गई, तो ये आपका लिक्विड हो गया, ठीक है। तो आपका क्या रहा, ये लिक्विड रहता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 1 और 3, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मूव करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका टाइम डिपॉजिट। देखिए प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा, डिमांड डिपॉजिट पढ़ा, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइम डिपॉजिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली चीज है, डिमांड का अपोजिट हो गया, मींस इसमें मान लीजिए अगर आपने बोला है कि 180 डेज, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैंक से पोस्ट ऑफिस आपको तोड़ के नहीं देते हैं, अगर कोई बहुत होता है तो प्रीमेच्योर देते हैं, पेनल्टी इम्पोज करते हैं उसके केस में। लेकिन अगर हम जो थ्योरेटिकल वे में बोले तो ये क्या हो गया, ये मैच्योरिटी पे पे होता है, ठीक है, आपका मैच्योरिटी में पे होता है, एंड प्लस आपका अगर मैच्योरिटी में पे होगा तो लेस लिक्विड होगा, है ना, क्योंकि आपको ये जल्दी नहीं मिलेगा, तो ये आपका क्या हो गया, लेस लिक्विड हो गया ना। तो आपको कौन सा है, एक तो फोर्थ वाला करेक्ट है, एक आपका सेकंड वाला करेक्ट है, तो आपका जो आंसर हो गया वो ए वाला हो गया, ठीक है, ए आपका राइट ऑप्शन है, ये वाला जो ये वाला है, इट मींस इसका आंसर ये है, ठीक है। फोर्थ आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ब्रॉड मनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम वही बात कर रहे थे, यहाँ पे जो टर्मोलॉजीज दी गई हैं वो आपको 0, 1, 2 और 3 में एम रिप्रेजेंट किया गया, कौन, एम आपका रिप्रेजेंट किया गया। पर हमने जब मैंने आपको थ्योरेटिकल जो वीडियो प्रोवाइड कराया था वहाँ पे M1, M2, M3, M4 करके आपको प्रोवाइड कराया था, ठीक है। तो इसकी बात नहीं है, सारे स्टैंडर्ड ही है। अब देखिए इसका जो है ब्रॉड मनी मैंने आपको बताया था, M1 भी हो सकता है, M2 भी हो सकता है, मतलब आप जिसको जल्दी जल्दी फिजिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा M3 आएगा। M3 आपका क्या होता है, M3 आपका होता है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। तो ये आपका M3 होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नैरो मनी, हमने पहले ही देख लिया था जो आपका रहता है, तो इसका आपका जो आंसर होगा ना वो आपका होगा नैरो मनी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे M0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका नैरो मनी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज अ जनरल डिक्लाइन इन प्राइस लेवल, ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज अ जनरल राइज इन प्राइस लेवल, लीड्स टू इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, एंड फोर्थ है आपका लीड्स टू डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। अब आपका इन्फ्लेशन आपको पता है क्या क्या होता है, राइट, हमने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो हम इन्फ्लेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, इन्फ्लेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर आपका कोई आइटम्स है या कोई भी मार्केट प्राइस है किसी चीज का, वो एक स्टेबल वे में लेकिन धीरे धीरे राइज ले रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज पता चल गई। सेकंड आपका क्या है कि इससे क्या होगा ना, अगर आपका जनरल राइज इन प्राइस होगा तो परचेजिंग पावर भी जो है ना वो भी इसमें भी इंक्रीजमेंट आएगा ना। अगर लोगों को कोई चीज खरीद, मान लीजिए सब्जी है, कितना भी प्राइस बढ़ जाए लोग उसको खरीदेंगे, तो जैसे जैसे उसके प्राइस राइज होंगे वैसे वैसे परचेजिंग पावर भी राइज होगी। तो आपको देखो समझ में आ गया ना इन्फ्लेशन क्या है। और इसमें हमारा देखिए सेकंड ऑप्शन वही तो है, कैन बी डिफाइंड एज जनरल राइज इन प्राइस लेवल, ठीक है। एंड फोर्थ आपका क्या है, लीड्स टू इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो आपका क्या समझ में आ रहा है ना, सेकंड और फोर्थ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ये। अब ये वाला जो जनरल डिक्लाइन है, लीड्स टू इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, देखो यहाँ पे परचेजिंग पावर तो है लेकिन परचेजिंग पावर किस चीज की, मनी। तो ये देखिए कभी कभी पेपर में होता है दोनों पॉइंट सेम से होते हैं, आपको ये डिफरेंस देखना होता है कि कौन सा है, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। Which of the following price indexes is used in India for the purpose of policy formulation? तो हम कौन सा यूज करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता था, ठीक है। अभी तो हम CPI यूज करने लगे, लेकिन वैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, बाकी हम कंज्यूमर निकालने के लिए CPI वाला भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी एग्रीगेट्स इंक्लूड द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। तो इसमें आपका क्या होता है, M1, M2, M3 दे रखा है। अगर हम M0 की बात करें तब तो आपका क्या हो गया, सॉरी M1, M4, M3 दे रखा है। तो यहाँ पे हम कौन सा M1, M2, M3 एंड M4 वाली कंडीशन में ले रहे हैं। तो आपका कौन सा होता है, M4 होता है ना, जिसमें सबसे लास्ट वाले में तो पोस्ट ऑफिस वाला आता है,
तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया, ये वाला M4 वाला, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। व्हेन इन्फ्लेशन कॉज्ड ड्यू टू increasing aggregate demand for goods and services by consumer it is called। देखिए अब आपको ये पता है कि अगर किसी गुड एंड सर्विसेज है, कोई गुड है या कोई सर्विस है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो डिमांड होगा तो आपको क्या होगा, प्राइस में इंक्रीमेंट होगा, है ना, इन्फ्लेशन आएगा उसकी वजह से, जो इस चीज़ की वजह से जो इन्फ्लेशन आ रहा है, तो फिर वो आपका कौन सा होता है, ये हमने डेफिनेशन देखी थी ना, हमारा जो ये वाला जो होता है वो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो आपका गुड एंड सर्विसेज होते हैं के प्राइसेस में इंक्रीज होता है एग्रीगेट, ठीक है। सेकंड है आपका for 12th क्वेश्चन है आपका, when inflation is caused due to rise cost of production of goods and services where no suitable alternative is available it is called, ठीक है। अब देखो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, मतलब जो आपका आइटम है आपको वही लेना है, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, कैसा हुआ, कौन सा हुआ, ऑयल पेट्रोल, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, आपको ये चीज खरीदनी, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होता है या उसकी वजह से जो प्राइस राइजेस होते हैं वो हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, वो आपका होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये सी वाला आपका करेक्ट आंसर है, इसमें आपका बी करेक्ट आंसर था, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट आपका आ गया इन्फ्लेशन रेट कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है। अब इन्फ्लेशन रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो ये डी वाला होता है, ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट करा दिया, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर माइनस प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर, प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर, जैसे आपका जो भी होता है ना, जैसे WPI है या कुछ भी है, CPI आप यूज कर रहे हो, तो इनमें आपके क्या होते हैं ना, पहले से एक प्रीवियस ईयर जो बेस ईयर होता है वो सेट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका WPI की बात करें तो WPI में जो जैसे हम जो बेस पीरियड लेते हैं, जैसे WPI में जो हम बेस पीरियड लेते हैं वो होता है 2004 to 5, ठीक है, और CPI में जो हम आपका बेस वाला लेते हैं वो हम लेते हैं 2011 to 12, ठीक है। तो ये जो है ये आपका बेस ईयर हो गया WPI के लिए, और ये आपका जो बेस ईयर है ये आपका हो गया CPI के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, हम कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, तो आपका जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन होता है ना उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है, कंज्यूमर वाला जो इन्फ्लेशन होता है ये डी वाला, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। न्यू एक्सपेंडिचर्स पैटर्न्स आर अलाउड टू शो अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपने जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जो GDP डिफ्लेक्टर होता है ये जो होता है वो ये काम करता है, ये क्या करता है, कंज्यूमर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी उसकी इनकम होती है, जैसे क्या करता है, ये आपकी इनकम भी रिकॉर्ड करता है, ये आपके एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमको क्या होता है, एक नया पैटर्न पता चल जाता है, ठीक है। तो वो इसका जो आंसर है ना वो हमारा होगा सी, ठीक है, GDP डिफ्लेटर, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा जो MCQs थे यूनिट 3 के वो कंप्लीट होते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपको आता है, देखिए ये रिवीजन भी हो जाता है, अगर हम ऐसे MCQs करते हैं एक आइडिया भी लग जाता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो होते हैं इसी से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई इश्यू है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।